आज हम इस वीडियो में इस्केमिक हार्ट डिसीज पढ़ेंगे। इस्केमिक हार्ट डिसीज occurs whenever there is an imbalance between the myocardial oxygen demand and its supply। तो ये ऑक्सीजन डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, सबसे पहले ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये मान लो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये हार्ट क्या करता है, यहाँ से एओर्टा जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम से एओर्टा जाती है, और जो कि पूरे बॉडी को हमारे को ब्लड सप्लाई करती है, और यहाँ पे होती है कोरोनरी आर्टरी। तो वो कोरोनरी आर्टरी हमारे इस बॉल को जो ब्लड सप्लाई करती है, इस चीज का जब इम्बैलेंस हो जाता है, उसी को हम लोग इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। आगे देखते हैं, यही डायग्राम मैंने बना रखा है। यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर में लेफ्ट, ठीक। तो बेसिकली ये जो एओर्टा है ये पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी, ये जो पर्पल कलर से मैंने दिखा रखी है, वो है हमारी कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी हमारी ब्लड की, जो हमारे हार्ट की जो बॉल है, उसके ब्लड सप्लाई को पूरा करता है। जो भी ब्लड की नीड है इसको, उसकी पूर्ति कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी। अब जैसे मानो कि हमने एक्सरसाइज की, हम कोई सीढ़ियां बहुत ज्यादा चढ़ गए, और जिससे कि हमारी बॉडी की जो ब्लड सप्लाई की नीड है वो इंक्रीज हो गई, एओर्टा से बहुत ज्यादा, बहुत सारा ब्लड जाने लगा बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा पंप कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकुलम। तो उस टाइम इस बॉल की ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड की नीड इंक्रीज हो जाएगी। तो वो पूर्ति करती है ये हमारी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लेकिन मान लो यहाँ पे कोई प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, ये जैसे मान लो यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो गया, या फिर यहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन हो गया, जैसे प्लेग फॉर्मेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, ये ब्लड नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्रोसिस पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी, ये बाहरी साइड पे स्टार्ट होगी, फिर अंदर साइड होगी। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा ब्लड जाएगा, तो यहाँ तक हो सकता है ब्लड यहाँ पे आने लगे। तो सबसे पहले जो नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, वो हमारे यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और सपोज करो अगर ये ब्लड हमारी नीड ज़्यादा बनी रही और यहाँ पे प्लेग बना रहा, तो ये नेक्रोसिस स्टार्ट होके ये धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ती जाएगी, ये नेक्रोसिस, ये वॉल की नेक्रोसिस होने लगी, ठीक है। अगर ये ब्लड सप्लाई और ब्लड जो ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी आर्टरी कर रही थी हार्ट की वॉल को, अगर पूरी ना कर पाई, तो देयर इज एन इम्बैलेंस between the demand and the supply. The supply is occur by the aorta to the body, ठीक है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच का जो इरिवर्सिबिलिटी, अगर इसमें कोई रुकावट आती है, तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसी को हम इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं, कि जो हमारे हार्ट सप्लाई कर रहा है बॉडी को ब्लड, और जो हमारी कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वही चीज़ है ना। इसी के बीच में जो बैलेंस है, अगर ये ठीक से बना रहता है तो हमें कोई डिसीज नहीं होगी। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है और ये ब्लड सप्लाई जो हमारे हार्ट की बॉल को जाना है वो नहीं पहुंचती है, तो यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लड की जो हार्ट की बॉल है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, उसी को इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे मानो नेक्रोसिस नहीं भी होता है तो भी पेन की कंडीशन हो जाती है, तो उसे भी हम लोग इस्केमिक हार्ट डिसीज में कहते हैं, एंजाइना वगैरह। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, ये चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंड लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो डिवाइड होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड नहीं होती है, जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। अब ये डायग्राम देख लेते हैं, इसको समझते हैं ये डायग्राम क्या है।
मानो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये इसकी 4 वॉल्स हो गई, ठीक है। ये लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकुलम, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकुलम। अब इस हार्ट को लेट्स सी, मैंने इस हार्ट को यहां से कट किया, ठीक है। जस्ट इमेजिन मैंने इसको कट किया, तो फिर जो जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम था, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम ये आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलम आ गया और ये राइट वेंट्रिकुलम हो गया हमारा, ये हमारा राइट वेंट्रिकुलम हो गया। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ये इसकी हार्ट वॉल की एंटीरियर वॉल हो गई, हार्ट की एंटीरियर वॉल हो गई, ये हार्ट की पोस्टीरियर वॉल हो गई, और ये हार्ट की लेटरल वॉल हो गई, और ये हमारे हार्ट की मीडियल वॉल हो गई। होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। इसके बाद तो जो लेटरल वॉल को सप्लाई कर रही है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी करती है, जो एंटीरियर वॉल हार्ट की है उसको सप्लाई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी करती है, जबकि पोस्टीरियर जो हार्ट की वॉल है उसकी सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। ये हमारे हार्ट की वॉल की सप्लाई हमने देख ली कि किस तरह से हार्ट की वॉल की सप्लाई होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। कभी कभी अगर ये स्टेबल है तो कोई एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन रहती है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, मानो हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई एक्टिविटीज नहीं की जिससे कि हमारा हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज करे, तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। कभी कभी सिम्टम्स आने लगते हैं। उस टाइम पे क्या होता है जब सिम्टम्स आने लगते हैं, एंजाइना हो सकता है, स्टेबल अनस्टेबल, प्रिंस मेटल, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज, सडन कार्डियक डेथ, इसमें से कुछ भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम लोग एंजाइना पढ़ लेंगे, हम लोग एमआई पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी की वॉल्स देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी का ये ल्यूमन है, ठीक है। ये नॉर्मल नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी की जो ये वाला दिखा रखा है ये नॉर्मल का है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे एंटीमा है, सबसे नरमोस्ट लेयर इसकी एंटीमा है, मीडिया है, एंड सबसे आउटरमोस्ट एडवेंटिशिया। बीच में ये स्मूथ मसल सेल्स है, ठीक है। ये नॉर्मल है, और ये एंडोथेलियल सेल्स हैं जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मानो कोई फैटी डाइट ली, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया, तो ये लिपिड बन गया, और ये लिपिड इंक्रीज होने लगा, ये यहाँ पे ये लिपिड इंक्रीज होने लगा, जिससे क्या हुआ, ये खूब सारा लिपिड जब इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लिपिड जब इकट्ठा हो गया खूब सारा, जिससे क्या हुआ, ये हमारे बॉल की ल्यूमेन कम हो गई। अब जब लिपिड बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया, और ये एक फाइब्रस कैप बन गया, ठीक है। लेकिन ये लिपिड कोई प्रॉब्लम अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ल्यूमेन से जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से हो रही है। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ जो ल्यूमेन से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली हो रही है ल्यूमेन से, क्योंकि ये जो फाइब्रस कैप है इसका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है कि भाई जब इस फाइब्रस कैप में कोई भी रप्चर अगर बाई चांस हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये स्टेबल एंजाइना की कंडीशन रहती है कि जैसे कोई भी जब कभी भी डिमांड इंक्रीज होगी तो एकदम से पेन वगैरह होगा, 10 मिनट आराम कर लिया या फिर कोई भी नाइट्रेट्स ले लिए तो उससे ये ठीक भी हो जाएगा। ये स्टेबल एंजाइना की कंडीशन होती है। ये सिर्फ लिपिड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और ये फाइब्रस कैप जो कि बना है जिससे कि ये रप्चर नहीं हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग बना हुआ है, ये रप्चर नहीं हो रहा है। लेकिन बाई चांस अगर ये प्लैग रप्चर हो गया, ये इस कंडीशन में रप्चर हो गया, तो क्या होगा, ये जो हमारा लिपिड था यहां से निकलने लगेगा, ठीक है।
और ये हमारी पूरी कोरोनरी आर्टरी को में जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेटलेट का एडिशन होगा। ये प्लेटलेट का एडिशन यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, प्लेटलेट एडिशन कर जाएंगी। ठीक है, और जिससे कि यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगी और यहाँ पे फाइब्रोनेजन इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि ये ल्यूमिन काफी कम रह जाएगा, जिससे कि ब्लड जा सके। तो यही एमआई की कंडीशन बनती है। और जब ये कंडीशन हो जाती है कि थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाता है, इस केस में डेथ हो जाती है, सडन डेथ अकर इन इट। इस केस में जब थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाती है तो इसमें डेथ हो जाती है, इस वाली कंडीशन। आगे देख लेते हैं एंजाइनो पैक्टोरिस होता क्या है। इट इज अ फीलिंग ऑफ सब एक्सटर्नल पेन, सब एक्सटर्नली पेन होगा, हैवीनेस होगा, प्रेशर, स्क्वीजिंग और टाइटनेस रेडिएटिंग टू बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स में जाएगा, और अल्नार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट आर्म या फिर लेफ्ट आर्म के अल्नार बॉर्डर में जॉ टीथ ऑसिपिटल रीजन और एपिगेस्ट्रिक रीजन। एंजाइना अगर ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द कोरोनरी ब्लड सप्लाई, कोरोनरी ब्लड सप्लाई जब नहीं पूरी हो पाएगी, मैंने डायग्राम में बहुत अच्छे से समझा रखा है, इस वजह से एंजाइना होता है। नो मायोकार्डियल नेक्रोसिस अकर, मायोकार्डियल कार्डियम की कोई भी नेक्रोसिस इस केस में नहीं होगी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। स्टेबल एंजाइना, it occurs with non-physical effort and is relieved with rest and nitrates. Cold weather, smoking, emotional upset, high altitude, sexual intercourse and straining at stools can also aggravate it. ठीक है, nocturnal engine appears with the middle of the night due to the left ventricular failure, which may be precipitated by the dreams causing release of the catecholamine, full urinary bladder and transient hypoglycemia. अनस्टेबल में प्री इन्फार्क्शन एंजाइना होता है। 20% ऑफ दिस पेशेंट डेवलप एमआई विद इन द 4 मंथ्स। प्रिंस मेटल एंजाइना, इसमें एसटी एलिवेशन होता है, ये निफेडिपिन और नाइट्रेट से ठीक हो जाता है, ये कोरोनरी स्पाजम से होता है, ये बीटा ब्लॉकर्स में एग्रीवेट द स्पाजम हैंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रिंस मेटल में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते हैं। पोस्ट इन्फार्क्शन एंजाइना में क्या होता है, दो दिन से लेकर 8 वीक्स तक अगर इन्फार्क्शन होता है, एंजाइना के बाद अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना बोलते हैं। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवा सकते हैं हम लोग, ईसीजी करवा सकते हैं। इसमें एसिड डिप्रेशन अगर दे रहा है तो वो स्टेबल या फिर अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अगर एसिड एलिवेशन दे रखा है तो उसमें प्रिंज मेटल होगा। हम लोग कार्डियक एंजाइम्स करवाएंगे, CKMB एंड प्रोपोनिन टी एंड प्रोपोनिन आई। ये एम आई के केस में ये एंजाइम कार्डियक एंजाइम्स इंक्रीज रहते हैं। और अगर हम लोग जैसे देखें तो ट्रोपोनिन इलेवेशन ये एक मोर स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि जो मसल इंजरी होता है उसमें भी CKMB इंक्रीज रहता है, लेकिन ट्रोपोनिन सिर्फ कार्डियक जो एमआई के केस है उसी में इंक्रीज रहता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं, थैलियम टेक्नीशियम टेस्ट करवा सकते हैं, होल्टर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राम भी करवा सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे एंजाइना का, हम लोग सबसे पहले ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दे देंगे सबलिंगुअली। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स दे सकते हैं, आइसोसॉर्बी डी नाइट्रेट एंड मोनोनाइट्रेट। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स दे सकते हैं, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स एस्पिरिन, हम लोग इसमें एस्पिरिन दे सकते हैं। इनहिबिट साइक्लो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी एंड इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीवेशन, इससे प्लेटलेट जो एग्रीवेट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम कर देते हैं क्योंकि इससे हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट को कम करेंगे तो जिससे कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। तो लेकिन अस्थमा, हार्ट ब्लॉक्स और COPD के केस में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हार्ट रेट कम हो। एस इनहिबिटर्स भी यूज कर सकते हैं। ये क्रोनिक इश्यूमिक हार्ट डिसीज में काफी यूजफुल रहते हैं और जो रीमॉडलिंग हार्ट का होता है उस चीज को प्रिवेंट करते हैं एस इनहिबिटर्स। मतलब कि हम लोग इसमें एंटीप्लेटलेट यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट्स, ट्राइनाइट्रेट्स
और बीटा ब्लॉकर्स तभी देंगे अगर पेशेंट को अस्थमा, हार्ट ब्लॉक या सीओपीडी की कंडीशन नहीं है, एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ये रीमॉडलिंग हार्ट की बचाता है। हम इसमें स्टेटिन्स दे सकते हैं जिससे कि लिपिड लोअरिंग, स्टेटिन्स क्या है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये चीज आप याद रख सकते हैं, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लॉक द कैल्शियम फ्लक्स इनटू द सेल, ये ब्लॉक कर देते हैं जो कैल्शियम हट के अंदर नहीं जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी रिलैक्स कर जाएगा, जिससे कि पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाएगा एंड रिड्यूस द फोर्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उससे जिससे कि क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, जिससे कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से। ठीक है, इस तरह से ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। और इसमें जैसे अगर सर्जरी में जाए तो हम लोग कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं, ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवेस्कुलराइजेशन भी करवा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अनस्टेबल एंजाइना, एनएसटी इलेवेशन एमआई एंड एसटी इलेवेशन एमआई देख लेते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, एंजाइना विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, एंजाइना है और साथ ही साथ में इनमें से कोई एक फीचर है, अकर्स एट रेस्ट, रेस्ट पे अकर करता है लेकिन 10 मिनट से ज्यादा देर तक रहता है। ठीक है, सीवियर इन न्यू ऑनसेट है और क्रेसेंडो पैटर्न है, इसका पैटर्न कैसा है, क्रेसेंडो। ठीक है, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई में क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना, ये अनस्टेबल एंजाइना है विद एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस, इसमें नेक्रोसिस हो रहा है, एज एविडेंस एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर्स, एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर्स, कार्डियक जो बायोमार्कर्स हैं सीकेएमई एंड प्रोपोनेंट ये इंक्रीज्ड होंगे। ठीक है, इसमें नेक्रोसिस होगी, नॉन एसटी एलिवेशन में इसमें नेक्रोसिस होगी, एक तो नेक्रोसिस होगी और ये कार्डियक बायोमार्कर्स ये इंक्रीज रहेंगे, ये दोनों चीजें हैं, और एसटी एलिवेटेड होगा नहीं, जबकि एसटी एलिवेटेड में क्या होगा कि ये नेक्रोसिस भी होगी, कार्डियक बायोमार्कर्स भी इंक्रीज रहेंगे, लेकिन एसटी एलिवेशन होगा बस, इसमें नेक्रोसिस होगा। ठीक है, अब हम लोग एमआई देख लेते हैं, एमआई क्या है। Myocardial infarction results from thrombotic occlusion of the infarct related blood vessels। ठीक है, थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन होता है इसमें। मायोकार्डियल मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस अकर सब कार्डियल एंड सब एपिकार्डियल रीजन, इसमें जो इस्चीमिया और नेक्रोसिस कहाँ पे होता है, सब एंडोकार्डियल में रीजन में एंड सब एपिकार्डियल रीजन में। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 6 घंटे से लेके कंप्लीट जितना देर लगता है 6 घंटे तक हो जाता है, पूरे 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है एमआई की कंडीशन में जो नेक्रोसिस का है। इसमें एसटी इलेवेशन एमआई होता है और एक नॉन एसटी इलेवेशन एमआई होता है। इसमें ईसीजी में क्या होता है, एसटी इलेवेशन दिखेगा, एन एलिवेशन तो कार्डियक एंजाइम्स और कार्डियक एंजाइम्स एलिवेटेड रहेंगे एसटी एलिवेटेड में। नॉन एसटी एलिवेटेड में क्या होगा, ईसीजी में एसटी एलिवेट नहीं होगा मगर कार्डियक एंजाइम्स इंक्रीज्ड रहेंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगे, चेस्ट में पेन होगा, ब्रीथलेसनेस होगी, सांस फूलेगी, मतलब एकदम से दम घुट रहा है इस टाइप की फीलिंग आएगी, वोमिटिंग होगी और कोलैप्स कर जाएगा पेशेंट। साइंस जो डॉक्टर साइंस क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स देखता है पेशेंट के अंदर, पल्स देखेंगे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, शॉक की कंडीशन हो जाएगी, हार्ट साउंड में मफलिंग आएगी, लंग साउंड नॉर्मल हो सकता है या फिर बेसल रेल्स पाए जा सकते हैं। लंग में देखेंगे या तो नॉर्मल होगा या फिर बेसिक रेल्स पाए जा सकते हैं। और जो लेट साइंस इसमें होंगे 2-3 दिन बाद अगर देखेंगे तो पेरिकार्डियल रब और फीवर पाया जा सकता है पेशेंट में। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करवाए जाएंगे, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड विद हाई ईएसआर। ठीक है, ईसीजी चेंज हो जाएगा, एसटी एलिवेट करेगा, सीरम एंजाइम एलिवेटेड, एसजीओटी, एलडीएच, ट्रोपोनिन एंड सीपीके, इकोकार्डियोग्राफी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। और मैनेजमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे, कौन कौन सी दे सकते हैं हम लोग, एस्पिरिन 325 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 to 600 mg एंड ओटिका
ऑटिका ग्रेलर 180 mg कोरोनरी केयर यूनिट प्रोवाइड करेंगे। एक्टिविटी हम इसमें क्या देंगे, हम लोग 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स का बेड रेस्ट दे देंगे। ऑक्सीजन हम थेरेपी दे देंगे 2 लीटर पर मिनट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स पर डे। और कंट्रोल ऑफ द चेस्ट पेन, अगर चेस्ट पेन जैसे मानो चेस्ट पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सब लिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे। ठीक है, 0.3 to 0.4 mg। मान लो ऐसा ठीक नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, मेडोप्रोलोल 5 mg IV। 5 mg IV मेडोप्रोलोल देने के बाद अगर फिर उसका हम क्या करेंगे, और 2 मिनट के लिए, और इसको डोज को रिपीट करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स फॉर एटलीस्ट 3 डोजेस। 3 डोजेस को इसी तरह से रिपीट करेंगे। मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं, अगर जैसे मानो ये नाइट्रेट से सही नहीं हो रहा है पेन, तो सब क्यूटेनियसली हम लोग मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं 15 mg तक, अगर इफ चेस्ट पेन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय नाइट्रेट्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।